नमस्कार दोस्तों, हेलो ज़िंदगी के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो से हम शब्दों के अध्ययन की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि शब्द किन्हें कहते हैं। हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ दो तरह की होती हैं, एक जिनका कुछ अर्थ निकलता है और एक जो निरर्थक हो। व्याकरण में हम अर्थ वाली ध्वनियों यानी सार्थक ध्वनियों का अध्ययन करते हैं। आप जानते हैं कि अक्षरों को वर्ण भी कहते हैं दोस्तों, इसलिए शब्द की सटीक परिभाषा ये है कि एक या अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। व्याकरण में सार्थक शब्दों का ही अध्ययन किया जाता है, निरर्थक शब्दों का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए उनके अध्ययन की कोई आवश्यकता व्याकरण में नहीं है। कुछ शब्दों में एक ही वर्ण होता है दोस्तों, जैसे कि न, वे, मैं, में, जो, की, को, ही इत्यादि। ये एक वर्ण वाले शब्द हैं जिनका हम हिंदी भाषा में बोलचाल में लिखने पढ़ने में बहुतायत से उपयोग करते हैं। दो वर्णों वाले शब्द जैसे हम, यह, वह, कौन, तुम, आज, कल इत्यादि हैं जिनमें दो वर्ण होते हैं। जैसे यहाँ देखिए ह और म, ये दो वर्ण हैं, ये मिलके एक शब्द बना हम। इसी प्रकार यह में ये दो वर्ण हैं, य और ह। उसी प्रकार आज में दो वर्ण हैं, आ और ज। इनका कुछ अर्थ निकलता है और ये सार्थक शब्द हैं। इसी प्रकार तीन वर्णों वाले शब्द जैसे कमल, क, म और ल तीन वर्णों के मिलने से कमल बना है। उसी प्रकार न, म और न तीन वर्णों के मिलने से नमन बना है। ये भी सार्थक शब्द है। चार वर्णों वाला सार्थक शब्द जैसे जलचर, नभचर, तरकश इत्यादि। पांच वर्णों वाला शब्द जैसे सरलतम, कठिनतम इत्यादि। एक, दो, तीन, चार, पांच से भी ज्यादा वर्णों के समूह के शब्द भी हो सकते हैं दोस्तों। उससे ऊपर के शब्दों को हमने बहुवर्णीय शब्द की संज्ञा दी है, जैसे आपाद मस्तक। इसमें कई सारे वर्ण हैं, आ है, पा है, द, म, आधा स, त, क। इसी प्रकार बहुत सारे वर्णों वाले और भी शब्द होंगे, उन्हें आप याद कीजिए और लिख डालिए। इतने सारे शब्द हैं हमारी हिंदी में कि उनका अध्ययन करने के लिए उन्हें वर्गीकृत करना बहुत आवश्यक है दोस्तों। और वर्गीकरण भी कई आधार पे करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत तरह तरह के शब्द हैं। पहला आधार है उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर, यानी शब्द कहाँ से उत्पन्न हुए, कहाँ से वो आए हैं, उसके आधार पर इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा है देशज या देशी भी कहते हैं, चौथा है विदेशज या विदेशी भी कहते हैं इन्हें, और पांचवा है संकर। दूसरा है रचना या व्युत्पत्ति के आधार पे, यानी शब्दों का निर्माण कैसे हुआ है। इसके आधार पे शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा योग रूढ़। अर्थ के आधार पे, यानी हम जिन शब्दों को बोल रहे हैं उनका क्या अर्थ निकलता है, उसके आधार पर उन्हें 4 भागों में बांटा गया है। पहला है एकार्थी, दूसरा अनेकार्थी, तीसरा समानार्थी, इन्हें ही पर्यायवाची भी कहते हैं, चौथा है विपरीतार्थी, इन्हें विलोम शब्द भी कहते हैं। शब्दों के वर्गीकरण का चौथा आधार है व्याकरणिक प्रयोग या व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। इस आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है विकारी और तीसरा है अविकारी। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण को देखेंगे, और उनमें पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? हिंदी में संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों लिए गए शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि हिंदी की जननी संस्कृत है। आज जो हिंदी हम बोलते हैं उसमें संस्कृत भाषा के बहुत सारे शब्द ज्यों के त्यों रह गए हैं, वे बदल नहीं पाए हैं। उनका उसी रूप में इस्तेमाल हो रहा है जिस रूप में संस्कृत भाषा में होता है। तो ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। तत् का अर्थ होता है उसका, सम का अर्थ होता है समान, तो तत्सम का अर्थ हुआ उसके जैसा। किसके जैसा?
संस्कृत के जैसा। बहुत सारे शब्द हैं जो हम लोग सामान्य रूप में यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, जैसे माता, पिता, ज्ञान, बल, विद्या, पुस्तक, भाषा, मित्र, क्रोध, फल, नदी, वन, क्षमा, श्रमिक, दृष्टिकोण, कृपा इत्यादि। इवन इत्यादि भी जो शब्द है ये भी संस्कृत का शब्द है। इति और आदि मिला के इत्यादि बनता है। इस वीडियो में आप 200 से भी ज्यादा तत्सम शब्दों को देखेंगे दोस्तों, लेकिन समस्या ये होती है कि कैसे पहचानें कि ये शब्द तत्सम है या नहीं। तो इस वीडियो में कुछ नियमों का वर्णन किया गया है जिससे आप तत्सम शब्दों को तुरंत पहचान लेंगे। साथ ही साथ कुछ और विशेषताएं भी बतलाई गई हैं जो आपको तत्सम शब्दों को पहचानने में सहायक होंगी। तत्सम शब्दों को पहचानने का पहला नियम देखिए, री वाले शब्द तत्सम होते हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि री संस्कृत वर्णमाला का अक्षर है, तो जिन शब्दों में री का इस्तेमाल होगा वे संस्कृत ही होंगे और वे हिंदी में उसी रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं तो वे तत्सम ही कहलाएंगे। जैसे देखिए यहाँ ऋतु है, आपने वर्षा ऋतु पे निबंध जरूर लिखा होगा। ऋण है, कृपा आवेदन लिखते हैं, कृपया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अमृत, मृत्यु, कृषि भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। पृष्ठ, इसी प्रकार तृप्ति, दृश्य, धृष्टता, कृतघ्न, नृत्य, बृहत, सृजन, सृष्टि, हृदय, बृहस्पतिवार आदि कितने ही ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में खूब प्रचलित हैं, वे सभी तत्सम होंगे। तो आप जहाँ री या री की मात्रा देखिएगा आप समझ जाइएगा कि ये शब्द तत्सम ही हो सकता है। दूसरे नंबर पर क्ष वाले शब्द, जिन शब्दों में संयुक्त व्यंजन क्ष का इस्तेमाल हो रहा है वे सभी तत्सम होंगे। जैसे क्षति, क्षण, क्षत्रिय, उपेक्षा, लक्ष्य, अक्ष, समक्ष, सक्षम, पक्ष, विपक्ष, परिप्रेक्ष्य, उपलक्ष्य, कक्ष, कटाक्ष, दक्षता, नक्षत्र, नरभक्षी, परभक्षी, रक्षा, भिक्षुक, परीक्षा, समीक्षा इत्यादि शब्द संस्कृत के हैं जो हिंदी में बहुत प्रचलित हैं। ये सभी तत्सम हैं। तीसरा नियम देखिए, त्र वाले शब्द, ये भी संयुक्त व्यंजन है और त्र से या त्र के इस्तेमाल वाले जितने भी शब्द होंगे वे सभी तत्सम ही होंगे। वे संस्कृत के होते हैं दोस्तों और जब हिंदी में ज्यों के त्यों उपयोग में आते हैं तो वे तत्सम कहलाते हैं। जैसे त्रस्त, क्षत्रिय यहाँ भी है, नक्षत्र, त्रिफला, मित्र, चित्र, पत्र, पवित्र, पात्र, मात्र, मात्रा, यात्रा, विचित्र, सचित्र, मानचित्र। इसी प्रकार संयुक्त व्यंजन ज्ञा वाले शब्द जैसे ज्ञान, अज्ञान, संज्ञान, विज्ञान, अनभिज्ञ, अज्ञात, आज्ञा इत्यादि संस्कृत के शब्द हिंदी में खूब प्रचलन में है और ये तत्सम है। पांचवें नंबर पर संयुक्त व्यंजन श्र है। श्र वाले शब्द भी तत्सम होते हैं। जैसे श्री खूब इस्तेमाल होता है, श्रीमान, श्रम, श्रेय, श्रेष्ठ, मिश्रित, मिश्रण, सक्षम इत्यादि। छठे नंबर पर है न वाले शब्द। जी हाँ, ये ट वर्गीणा है और ये किसी और भाषा में नहीं होता है, इसलिए इसके इस्तेमाल वाला जो भी शब्द होगा वो तत्सम ही होगा। जैसे कण, अणु, परमाणु, प्रमाण, मणि, घृणा, वितरण, आवरण, मरण, अपहरण, परिणाम, निपुण, नियंत्रण। इसी प्रकार विसर्ग वाले शब्द, विसर्ग भी संस्कृत की ही वस्तु है, इसलिए विसर्ग वाले जितने भी शब्द होंगे वो संस्कृत के होंगे और जब वे
हिंदी में ज्यों के त्यों व्यवहार में आएंगे तो उन्हें तत्सम कहा जाएगा। तो विसर्ग वाले सारे शब्द तत्सम होंगे। जैसे अतः खूब यूज होता है, अंततः, स्वतः, प्रायः, प्रातः, पुनः, नमः, क्रमशः, फलतः, मूलतः, संभवतः, परिणामतः, निस्वार्थ, निःशब्द, निसंकोच, निसहाय, निःशुल्क। 8वें नंबर पर है मूर्धन्य श वाले शब्द। देखिए, मूर्धन्य श वाले जितने भी शब्द होते हैं वे सभी संस्कृत मूल के हैं और जब हिंदी में आते हैं तो वे तत्सम कहे जाते हैं। जैसे कष्ट, शिष्टाचार, भ्रष्ट, दृष्टि, स्पष्ट, अस्पष्ट, वृष्टि, हृष्टपुष्ट, विशेषता, शेष, भविष्य, द्वेष, ईर्ष्या, नष्ट, अनिष्ट, विष, निष्ठा, प्रतिष्ठा, ये सभी तत्सम शब्द हैं। इन 8 नियमों के अनुसार आप जहां भी री को देखें और संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ और श्र को देखें, टवर्गीणा को देखें, विसर्ग को देखें और मूर्धन्य श को देखें तो आप समझ जाइएगा कि ये शब्द तत्सम ही है। इन नियमों को आप आंख मूंद के मान सकते हैं दोस्तों, लेकिन कुछ विशेषताएं और मैं बतलाने जा रही हूँ जिन्हें आंख मूंद के तो नहीं लेकिन आंखें खोल के आप मान सकते हैं। जैसे पहला है अनुस्वार वाले शब्द। ये भी आमतौर पे तत्सम ही होते हैं क्योंकि अनुस्वार भी संस्कृत की वस्तु है और मेरे अनुस्वार वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि पंचम अक्षर ही अनुस्वार में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे यहाँ अंग में, तरंग में और गंगा में अंग परिवर्तित हो रहा है, उसी प्रकार दंड में टवर्गीणा अनुस्वार में परिवर्तित हो रहा है, खंड में भी टवर्गीणा ही अनुस्वार में परिवर्तित हो रहा है, मंद में त थ द ध न वाला न परिवर्तित हो रहा है अनुस्वार में, मंत्र में, तंत्र में भी, मंगल में अंग का परिवर्तन है, सुंदर में फिर न का परिवर्तन है, संयम, संभव, संतुष्ट इत्यादि में संबंध में सम उपसर्ग है इसलिए अनुस्वार बना है। स्वयं शब्द में अंत में म है इसलिए ये अनुस्वार में परिवर्तित हो गया है। लेकिन इस कॉलम में जो शब्द हैं जैसे ढंग है, जंग है, बंद है, डंक है, तंग है, संग, पंगा, फंदा, बंदा, ये सब संस्कृत मूल के नहीं है लेकिन फिर भी इनमें अनुस्वार है। तो सिर्फ अनुस्वार होने से ये तत्सम नहीं होंगे। हमें आंखें यहाँ पर खुली रखनी है कि कौन सा शब्द संस्कृत मूल का है जो हिंदी में उपयोग में आ रहा है, वही तत्सम होगा। वही बात रेफ और पदेन र वाले शब्दों के साथ है। देखिए, कार्य, कर्म, वर्ग, क्रम, क्रोध, ग्रह, तीव्र, द्रव, प्रथम, प्रणाम, प्रलोभन, प्रसन्न, प्रसिद्ध, भ्रम, भ्रामक, व्रत, स्रोत और विद्रोह, ये सभी शब्द संस्कृत मूल के हैं। इन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। लेकिन इस तरफ कुछ और रेफ और पदेन र वाले शब्द हैं दोस्तों, जैसे शर्म, गर्म, बर्फ, अर्श, फर्श, ब्रश, ट्रक, फख्र, कुफ्र, ये सभी भी पदेन र और रेफ वाले हैं लेकिन ये सभी तत्सम नहीं होंगे क्योंकि ये विदेशी भाषा के शब्द हैं, ये संस्कृत के शब्द नहीं हैं। इसलिए यहाँ भी हमें अपनी आंखें खुली रखनी है। आगे देखिए तालव्य श वाले शब्द, जैसे शतक है, शुल्क है, शुद्ध है, शिक्षक, शुक्रवार, क्लेश, शोक, अशोक, विनाश, ईश्वर, आश्चर्य, ये सब शब्द संस्कृत मूल के हैं इसलिए ये तत्सम है। लेकिन शक है, शिकार है, शौक है, ये सारे शब्द संस्कृत मूल के नहीं हैं। तालव्य श हैं इनमें लेकिन ये तत्सम नहीं है। यहाँ भी हमें अपनी आंखें खुली रखनी है। इसी प्रकार आधा स वाले शब्द, जैसे स्तर है, स्तब्ध है, स्थान है, स्नायु है, स्पर्श है, स्वर, स्नान, स्वाद, स्मरण, स्वीकृति, सूर्यास्त, तटस्थ, समस्त, अभ्यस्त, तिरस्कार, पुरस्कार, नमस्कार और विस्तार,
ये सभी संस्कृत के शब्द हैं जो हिंदी में ज्यों के त्यों आए हैं, इन्हें तत्सम कहेंगे। लेकिन कुछ विदेशी शब्द हैं जैसे मस्त है, वस्ल है, दास्तान है, जीस्त है, ये सभी संस्कृत मूल के नहीं हैं, भले ही इनमें आधा स का प्रयोग हो रहा है। यहाँ भी हमें अपनी आंखें खुली रखनी है। तत्सम शब्दों को पहचानने में दो और विशेषताएं सहायक हो सकती हैं दोस्तों, जिनमें एक है संस्कृत उपसर्ग वाले शब्द और दूसरा संस्कृत प्रत्यय वाले शब्द। आप जानते हैं कि उपसर्ग शब्दों के आरंभ में लगता है और प्रत्यय शब्दों के अंत में लगता है। उपसर्गों के कई प्रकार हैं। कुछ उपसर्ग संस्कृत के हैं, जैसे अ है, अन है, अति है। तो देखिए यहाँ एक एक उदाहरण मैंने लिया है। अ उपसर्ग से अहिंसा, अन से अनर्थ, अति से अतिरिक्त, अधि से अधिकार, अनु से अनुमान, अप से अपवाद, अभि से अभिमान, अव से अवगुण, आ से आगमन, उत से उत्थान, उप से उपनाम, कु से कुप्रथा, दुर से दुर्बल, नि से निवेश, निर से निर्दोष, परा से परामर्श, प्रति से प्रतिक्रिया, वि से विशेष, स से सफल, सम से संतोष, सु से सुलभ से स्वतंत्र। संस्कृत उपसर्ग वाले ये सारे शब्द तत्सम हैं, क्योंकि संस्कृत मूल के होते हुए भी वे हिंदी में उसी रूप में प्रयोग में आते हैं। इसी प्रकार संस्कृत के कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जिनके शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं, वे भी तत्सम होंगे। जैसे आ प्रत्यय वाला शब्द बालिका, अक प्रत्यय वाला शब्द लेखक, अन वाला आगमन, अनीय दर्शनीय, इष्ट बलिष्ठ, ता स्वच्छता, तम अधिकतम, तर उच्चतर, तव्य ज्ञातव्य, वान गुणवान आदि। इन दोनों विशेषताओं में भी आंखें खुली रखने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि इन प्रत्ययों में यदि संस्कृत मूल के शब्द न होके विदेशी मूल के शब्द होंगे तो ये तत्सम नहीं होंगे। जैसे तर प्रत्यय को लेते हैं, ये संस्कृत के शब्द उच्च में लगा है तो ये उच्चतर तत्सम शब्द है। लेकिन यदि यहाँ बेहतर होता है या कमतर होता है तो ये शब्द तर लगने के बाद भी तत्सम नहीं होंगे, क्योंकि ये विदेशी शब्द हैं, संस्कृत मूल के शब्द नहीं हैं। यहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता है और आपको अधिक से अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता है। हिंदी के अच्छे अच्छे लेखकों की अच्छी अच्छी किताबों को पढ़िए, उससे आपका शब्द भंडार समृद्ध होगा और ज्ञान सुदृढ़ होगा। अगले वीडियो में हम तद्भव शब्दों का अध्ययन करेंगे। तत्सम से तद्भव में परिवर्तन के नियमों की भी चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।